Let's begin with a new topic, gastrointestinal system, GIT। तो GIT में दोस्तों जो सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट डिसऑर्डर या बीमारी आप कह लीजिए जिसका ट्रीटमेंट, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो टॉपिक मैं आपको बताने वाला हूँ 60 to 70% क्वेश्चंस आपको इसी टॉपिक में से आएंगे अगर वो GIT से आते हैं। तो उस टॉपिक का नाम क्या है? उस टॉपिक का नाम है पेप्टिक अल्सर डिसीज़। पेप्टिक अल्सर डिसीज़। तो ये जो पेप्टिक अल्सर हैं ये आपके पेशेंट्स के स्टमक में या डोरनम में बनते हैं। तो इन अल्सर को ट्रीट करने का हमारा तरीका क्या है पेप्टिक अल्सर डिसीज़। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बता दूँ आपको कि जो एम क्या है। अगर कोई पेशेंट आपके पास आता है पेप्टिक अल्सर डिजीज़ के साथ, तो आपका मकसद क्या है, आप पेशेंट में चाहते क्या है, पहले तो ये सवाल आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, जब भी पेशेंट पेप्टिक अल्सर डिजीज़ का होता है तो हमारा मेन एम होता है अल्सर हीलिंग। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि अल्सर भर जाए, राइट, वो घाव भर जाए पेट में जो है स्टमक में या डोरनम में, ताकि पेशेंट को दिक्कत ना हो, पेट में दर्द ना हो, वहाँ से ब्लीडिंग ना हो, तो ये सिम्टम्स सारे अपने आप गायब हो जाएंगे। और अल्सर हीलिंग के लिए अपने को टैकल किसको करना है, मतलब किसकी वजह से अल्सर हील नहीं होता, तो उसकी वजह से अल्सर हीलिंग के लिए हमें टैकल करना है किसको, एसिड को, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जैसे ही आपको पता है आपके पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है जो कि फूड के डाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, पर वो अल्सर के लिए खराब है, अल्सर को और ख़राब करता है, इनफैक्ट उसकी वजह से अल्सर होता है। तो अपने को टैकल करना है, किसी भी तरह एसिड से अल्सर को बचाना है। अब देखो ये हम कैसे करेंगे ये दूसरी बात है, राइट। तो हाउ टू टैकल हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर अल्सर हीलिंग को प्रमोट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 3 तरीके हैं दोस्तों जिन पे आपको ध्यान देना है। पहला, मुझे क्या कर सकता हूँ मैं यहाँ पे, देखो मैं क्या करूँगा, आई विल डिक्रीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीशन। तो मैं पेशेंट के पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सिक्रीशन को कम कर दूंगा। कम एसिड होगा तो अल्सर के चांसेस कम होंगे। दूसरा, और एक चीज़ मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं सिक्रीशन को कम नहीं कर रहा तो मैं कुछ दे करके मैं न्यूट्रलाइज कर सकता हूँ। आई कैन न्यूट्रलाइज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो मैं कुछ ऐसे ड्रग दूंगा जो पेट में जाएंगे, एसिड को न्यूट्रलाइज कर देंगे ताकि एसिडिटी खत्म हो जाए। एक और काम मैं कर सकता हूँ यहाँ पे, वो ये है कि मैं कुछ करके अल्सर को बचाऊँ। एसिड तो हो लेकिन एसिड अल्सर पे काम ना करे, तो मैं क्या करूँगा, आई विल कवर दी अल्सर। तो भाई मैं अल्सर के ऊपर एक ऐसा ड्रग दूंगा जो परत बना लेगा ताकि एसिड उसके ऊपर काम ना कर सके। तो कुल मिलाकर ये 3 क्लास ऑफ ड्रग्स हैं। अब इनको नाम कैसे देते हैं हम, देखो वो ड्रग्स जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की सिक्रीशन को कम करते हैं, इनको दोस्तों हम कहते हैं एंटी एसिड सिक्रेटरी एजेंट्स। तो इन्हें हम कहते हैं एंटी एसिड सिक्रेटरी एजेंट्स, मतलब वो एजेंट्स जो एसिड के सिक्रीशन को कम करते हैं। दूसरी तरफ वो ड्रग्स जो एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं, इन्हें हम कहते हैं एंटासिड्स। तो ये जो एंटासिड्स है ये जाते हैं खुद स्टमक में और जा करके एसिड के साथ बाइंड कर जाते हैं, उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। पर एंटी एसिड सिक्रेटरी एजेंट्स क्या करेंगे, ये आपके स्टमक में पैराइटल सेल्स में एसिड के सिक्रेशन को कम करेंगे। और ये जो तीसरा क्लास है जो कि अल्सर को ढक देंगे और एसिड को काम नहीं करने देंगे, ये जो तीसरा क्लास है दोस्तों, इनको हम कहते हैं गैस्ट्रो प्रोटेक्टिव एजेंट्स। गैस्ट्रो प्रोटेक्टिव एजेंट्स मतलब ये आपके स्टमक को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बचा रहे। तो देखो अल्सर के ट्रीटमेंट के लिए जो रेजिमेंट हम बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं आज की डेट पे, इन सब क्लास में से सबसे पहले हमें एसिड के ऊपर काम करना है। और एसिड के ऊपर आप देख सकते हैं 2 ड्रग काम कर रहे हैं, तो मैं इसको या इसको चुनता हूँ। तो एक मैं ऐसा ड्रग यूज़ करूँगा जो एंटी एसिड सिक्रेटरी एजेंट्स हो, या एक एंटासिड चूज़ करूँगा, और इन दोनों में से एक को लेकर के उसको मैं कंबाइन कर दूंगा किसके साथ, एक जो अल्सर को प्रोटेक्ट करे। और ये मेरा क्या बन गया, रेजिमेंट बन गया। हालांकि आपको ये याद होना चाहिए कि पहले के ज़माने में जब एंटी एसिड सिक्रेटरी एजेंट्स नहीं थे तब एंटासिड्स बहुत कॉमनली यूज़ होते थे। आज की डेट पे अगर मैं कहूँ तो इनको ज़्यादा प्रीफर किया जाता है, मतलब ज़्यादातर पेशेंट्स में आज की डेट पे जो अल्सर का ट्रीटमेंट होता है उसके लिए एंटी एसिड सिक्रेटरी एजेंट्स ये जो हैं ये ड्रग ऑफ चॉइस है। उसके साथ आप गैस्ट्रो प्रोटेक्टिव एजेंट्स को कंबाइन कर सकते हैं। एंटासिड्स को ज़्यादातर आज की डेट पे यूज़ नहीं किया जाता अल्सर हीलिंग के लिए, अगर यूज़ किया भी जाता है तो इनके ऊपर से ऐड कर देते हैं, ऐड ऑन के तौर पे, ताकि इफेक्ट को ज़्यादा बढ़ा सके। पर जो मेन ड्रग्स हैं वो एंटी एसिड सिक्रेटरी एजेंट्स हैं। अब देखो एंटी एसिड सिक्रेटरी एजेंट्स ये जो पहला क्लास है, अब इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। तो एंटी एसिड सिक्रेटरी एजेंट्स पहला क्लास हम देखेंगे दोस्तों। पहला क्लास हमारा एंटी एसिड
सिक्रेटरी एजेंट्स। तो एंटी एसिड सिक्रेटरी एजेंट्स काम कैसे करते हैं, इसके लिए मैं थोड़ा सा पहले आपको इंट्रो दे दूं कि एसिड सिक्रीट कैसे होता है। थोड़ा सा फिजियोलॉजी पढ़ाऊंगा आपको ताकि आप फार्माकोलॉजी समझ पाएं। तो देखिए, सपोज आपके स्टमक में फर्ज करिए कि ये एक पैराइटल सेल है, ये एक सेल है जिसे हम कहते हैं, सपोज ये आपका एक जी सेल है, और ये और एक सेल है जिसे हम कहते हैं डी सेल। तो ये तीन इंपॉर्टेंट सेल हैं आपके स्टमक में जो एसिड के सिक्रीशन को रेगुलेट करते हैं। अब देखिए रिसेप्टर्स कौन से हैं। अगर हम बात करें आपके पैराइटल सेल्स की, तो पैराइटल सेल्स में एक रिसेप्टर आपको मिलेगा H2 रिसेप्टर, जिस पे हिस्टामिन काम करता है। एक और रिसेप्टर मिलेगा जिसे हम कहते हैं M3 रिसेप्टर, जिसके ऊपर एसिटाइलकोलिन काम करेगा। तो ये आपका M3 रिसेप्टर है। अब देखते हैं जी सेल क्या करता है। देखिए जी सेल क्या रिलीज करता है, जी सेल रिलीज करेगा गैस्ट्रीन, और जैसे ही गैस्ट्रीन रिलीज होगा जी सेल से, ये एक प्रकार के सेल्स को स्टिमुलेट करता है जिसे हम कहते हैं ECL, एंटेरोक्रोमाफिन लाइक सेल्स। और ये एंटेरोक्रोमाफिन लाइक सेल्स ये रिलीज करते हैं हिस्टामिन को, और वो आकर के H2 रिसेप्टर्स पे काम करता है। तो जी सेल्स का काम क्या हुआ दोस्तों, जी सेल्स क्या करेंगे, वो गैस्ट्रीन को रिलीज कराएंगे। गैस्ट्रीन क्या करेगा, ECL को स्टिमुलेट करेगा, एंटेरोक्रोमाफिन लाइक सेल्स। ECL क्या रिलीज करेंगे, हिस्टामिन, हिस्टामिन H2 पे काम करेगा। तो यहाँ तक अब देखा हमने। अब देखो यहाँ पे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में कुछ गैस्ट्रिक गैंग्लियंस होते हैं। तो सपोज ये एक गैस्ट्रिक गैंग्लियन है, और इन गैस्ट्रिक गैंग्लियंस में M1 रिसेप्टर्स होते हैं, और ये गैंग्लियंस एसिटाइलकोलिन रिलीज करेंगे, और वो एसिटाइलकोलिन आकर के M3 को स्टिमुलेट करेगा। अब होगा क्या, देखो सेल के अंदर क्या कहानी बनती है। जब भी आप H2 या M3 रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करेंगे आपके पैराइटल सेल्स में, तो ये क्या करते हैं, ये एक्टिवेट करते हैं आपके प्रोटॉन पंप्स को। सो दे विल एक्टिवेट प्रोटॉन पंप्स। सो लेट अस सपोज ये आपके प्रोटॉन पंप्स हैं, ये आपके प्रोटॉन पंप्स हैं, और इनको क्या कर दिया, एक्टिवेट कर दिया। और ये प्रोटॉन पंप्स जैसे ही एक्टिवेट होंगे आपके पैराइटल सेल्स में, ये एक्टिवेट हो चुके हैं। ये एक्टिवेट होने के बाद क्या करेंगे, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के रिलीज को बढ़ाएंगे। तो इस तरह से हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिलीज बढ़ता है। तो हमारी बॉडी के पास मैकेनिज्म है जिससे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिलीज बढ़ा पाए। इसको कम करने का भी तरीका है, और उसके लिए अपने को ये तीसरा सेल देखना पड़ेगा, डी सेल। तो डी सेल क्या रिलीज करता है, ये एक सब्सटेंस रिलीज करता है जिसे हम कहते हैं सोमैटोस्टैटिन। सो डी सेल रिलीजेस सोमैटोस्टैटिन, और सोमैटोस्टैटिन क्या करता है, गैस्ट्रीन को ब्लॉक करता है। तो जब भी मैं सोमैटोस्टैटिन दूंगा, गैस्ट्रीन ब्लॉक होगा, हिस्टामिन रिलीज नहीं होगा, और अंत में डी सेल करेंगे क्या, सोमैटोस्टैटिन की मदद से हाइड्रोक्लोरिक एसिड के रिलीज को कम करेंगे, राइट। सो गैस्ट्रीन जो रिलीज होता है वो HCl के सिक्रीशन को बढ़ाता है, सोमैटोस्टैटिन जो रिलीज होता है डी सेल से वो HCl को कम करता है। तो ये कुल मिलाकर के एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसको आपको समझना है। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे, देखो एक बैक्टीरिया होता है, उस बैक्टीरिया का नाम है H. पाइलोरी, और H. पाइलोरी अल्सर करता है। क्यों करता है, देखो H. पाइलोरी क्या करता है, इट किल्स डी सेल्स। सो H. पाइलोरी क्या करेगा, डी सेल्स को मार देगा। डी सेल्स मर गए तो सोमैटोस्टैटिन नहीं होगा, सोमैटोस्टैटिन नहीं होगा तो गैस्ट्रीन का ब्लॉक नहीं होगा, तो मतलब HCl बढ़ जाएगा। तो H. पाइलोरी के इन्फेक्शन में होता क्या है, एसिड बढ़ जाता है, और इसकी वजह से होता क्या है, गैस्ट्रिक अल्सर होता है। तो ये हम डिस्कस करेंगे बाद में कि H. पाइलोरी का ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं। अब बात करते हैं एंटी एसिड सिक्रेटरी एजेंट्स की। तो ये जो एंटी एसिड सिक्रेटरी एजेंट्स हैं वो कहाँ काम कर सकते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या कर सकता हूँ, मैं H2 रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर दूंगा, तो H2 ब्लॉकर हो गए। मैं M1 रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर सकता हूँ, और यहाँ पे ड्रग्स हैं जैसे कि पायरेनज़ेपाइन और टेलेंज़ेपाइन। तो हालांकि दोस्तों ये ड्रग्स हम डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, बिकॉज ये आजकल यूज़ नहीं होते, दे आर नॉट यूज्ड, बिकॉज हमारे पास बेहतरीन ड्रग्स हैं। तो इनका सिर्फ थियोरेटिकल इंपॉर्टेंस, आपके एग्जाम्स में वो पूछ सकते हैं कि कौन सा एंटी मास्करिनिक या एंटी कोलिनर्जिक ड्रग है जो पेप्टिक अल्सर डिजीज़ में यूज़ होता है। H2 ब्लॉकर्स आप यूज़ कर सकते हैं, और आप इन प्रोटॉन पंप्स को ब्लॉक कर सकते हैं, और जो प्रोटॉन पंप्स को ब्लॉक करते हैं इन्हें हम कहते हैं PPI या प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। सो कुल मिलाकर एंटी एसिड सिक्रेटरी एजेंट्स में दो क्लासेस हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट हैं, एक है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स और दूसरे हैं H2 ब्लॉकर्स। अब आप ध्यान से समझिए, समझने की कोशिश करिए कि ज़्यादा एसिड सिक्रीशन को कम करने की क्षमता किस में है, मतलब ज़्यादा इफेक्टिव कौन होगा, H2 ब्लॉकर होगा या PPI होगा। अपना दिमाग लगाओ, डायग्राम की तरफ देखो, अपना दिमाग लगाओ, देखो ध्यान से। अगर मैंने H2 रिसेप्टर को ब्लॉक कर दिया तब भी मेरा M3 रिसेप्टर तो एक्टिव है और उसकी वजह से एसिड सिक्रीशन होगा।
पर अगर मैंने प्रोटॉन पंप को ब्लॉक कर दिया तो जो H2 वाला पाथवे है, M3 वाला पाथवे है, दोनों ब्लॉक हो जाएगा। मतलब प्रोटॉन पंप इनिबिटर जितने भी ड्रग्स हैं दे कॉज अ मैक्सिमम डिक्रीज इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को कम करने की क्षमता जो है सबसे ज़्यादा पीपीआई में होती है। इसीलिए प्रोटॉन पंप इनिबिटर्स आर ड्रग ऑफ चॉइस इन पेप्टिक अल्सर डिजीज। प्रोटॉन पंप इनिबिटर्स आर ड्रग ऑफ चॉइस इन पेप्टिक अल्सर डिजीज। पेप्टिक अल्सर डिजीज में ये ड्रग ऑफ चॉइस है। सो दोस्तों ये आपको समझाने के लिए था जो मैंने डिस्कस किया। अब यहाँ पे सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है जिसे हम कहते हैं पीपीआई, और पीपीआई का फुल फॉर्म है प्रोटॉन पंप इनिबिटर्स। पीपी इनिबिटर्स, पीपीआईज आर प्रोटॉन पंप इनिबिटर्स। सो दोस्तों प्रोटॉन पंप इनिबिटर्स ये जो ड्रग हैं इनका जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रोटॉन पंप इनिबिटर्स को आप इंट्रावीनस भी दे सकते हैं और ओरल भी दे सकते हैं। तो इंट्रावीनस ज़्यादातर इमरजेंसी यूज़ में होता है या फिर एडमिटेड पेशेंट्स में होता है, जो पेशेंट एडमिटेड हैं आपके वार्ड में। वरस ओरल रूट से ज़्यादातर ओपीडी वाले पेशेंट जो आपके ओपीडी में आते हैं और अपने घर में रह के दवाई लेते हैं उनके लिए हम ओरल यूज़ करते हैं। और ओरल जो ड्रग्स हैं ये ज़्यादातर ओडी दिया जाता है, मतलब वंस ए डे, दिन में एक बार दिया जाता है। और एक और बात आपको याद रखनी है, ये जो ड्रग आप देंगे ओडी ओरल रूट से, इट इज़ टेकन 1 आवर बिफोर फूड। तो दोस्तों ये एक इम्पॉर्टेंट नर्सिंग इम्प्लीकेशन है जो आपको याद होना चाहिए। ये आपके एग्जाम में सवाल आ सकता है कि प्रोटॉन पंप इनिबिटर, एक पेशेंट आपसे आके कहता है कि मुझे पीपीआई खाना है, ओमेप्राजोल या कोई भी ड्रग्स जो मैं बताऊंगा अभी आपको थोड़ी देर में, तो आपको ये सवाल पूछेंगे कि भाई आपको क्या बताना है, उसको कब खाना है, खाना खाने से पहले, बाद या खाना खाते वक्त। तो उसको खाना खाने से पहले, कम से कम 1 घंटा पहले लेना है, क्योंकि जब भी आप खाना खाना शुरू करते हैं तब आपके पंप्स एक्टिवेट होते हैं। तो अगर मैं 1 घंटे पहले लूँगा तब वो ड्रग एब्जॉर्ब हो करके आपके स्टमक में पहुँचेगा और जब एक्टिवेट होगा पंप उसको ब्लॉक करेगा, तो उसके लिए 1 घंटा लग जाता है। तो 1 घंटा पहले लेते हैं। तो ओरल रूट से एक चीज़ आपको ये ध्यान में रखना है। तीसरा, जो कैप्सूल्स हैं ओरल रूट से, ये ज़्यादातर कैप्सूल्स में दिए जाते हैं। और ये जो कैप्सूल्स हैं ये क्या होते हैं, एंटेरिक कोटेड कैप्सूल होते हैं। तो एंटेरिक कोटेड का मतलब क्या है, देखो एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना, जो प्रोटॉन पंप इनिबिटर्स हैं ये क्या है, एसिड लेबाइल है। मतलब एसिड लेबाइल का मतलब क्या होता है, जैसे ही पेट में जाएंगे, जैसे ही वो पेट में जाएंगे आपका जो एसिड है उनको तोड़ देगा, तो वो काम नहीं करेंगे। तो एब्जॉर्ब होने के लिए एसिड से बचाना है तो हम क्या करेंगे, उसको एक कोटिंग देते हैं और वो जो कोटिंग है उसको एसिड से बचाता है, उसे हम कहते हैं एंटेरिक कोटेड कैप्सूल। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नर्सिंग एप्लीकेशन आता है आपके लिए। नर्सिंग एप्लीकेशन ये है कि डू नॉट च्यू और ओपन द कैप्सूल। तो आपको पेशेंट को कहना है कि भाई इस कैप्सूल को चबाना नहीं है या फिर उसको खोल करके पानी में घोल के नहीं पीना है, जैसा का तैसा कैप्सूल को निगलना है, क्योंकि तभी वो कैप्सूल के बाहर जो लेयर है एंटेरिक कोटिंग का वो बचा पाएगा आपके ड्रग को, किससे, एसिड से। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं ओरल पीपीआईज के बारे में, प्रोटॉन पंप इनिबिटर्स के बारे में। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं जो भी आपके ड्रग्स हैं, प्रोटॉन पंप इनिबिटर्स में जो ड्रग्स हैं, तो एक इंपॉर्टेंट ड्रग है यहाँ पे ओमेप्राजोल। तो ये आप याद रखिएगा, कोई भी प्रोटॉन पंप इनिबिटर है वो प्राजोल से एंड होता है, प्राजोल। तो ये सवाल एक बार आपके एग्जाम में पूछा गया था कि एक ड्रग है जो प्राजोल से एंड होता है, तो वो कौन सा ड्रग है, वो क्या है, प्रोटॉन पंप इनिबिटर है। सो ओमेप्राजोल, एक चीज़ यहाँ पे समझना है आपको कि जो ओमेप्राजोल है ये एक रेसमिक मिक्सचर है। रेसमिक मिक्सचर क्या होता है, थोड़ा सा केमिस्ट्री याद करोगे आपने जो पढ़ा होगा तो पता चलेगा आपको। रेसमिक मिक्सचर ऑफ 2 आइसोमर्स, आइसोमर एक आर आइसोमर और एक एस आइसोमर। तो जब 2 आइसोमर होते हैं उन्हें हम कहते हैं रेसमिक मिक्सचर। और इसमें रेसमिक मिक्सचर में जो एस आइसोमर है इट इज़ स्लोली एलिमिनेटेड। तो रेसमिक मिक्सचर में जो एस आइसोमर है आर के मुकाबले, एस वाला धीरे धीरे एलिमिनेट होता है, आप या फिर आप कह लो मेटाबोलाइज्ड। तो जो मेटाबॉलिज्म है वो धीरे धीरे होता है। और इसी वजह से हमने क्या किया, ओमेप्राजोल में से एक ड्रग बना लिया हमने, एस ओमेप्राजोल। तो हमने ओमेप्राजोल से एक और नया ड्रग बनाया, एस ओमेप्राजोल। एस ओमेप्राजोल क्या है, ओमेप्राजोल का एस आइसोमर है। और क्योंकि एस ओमेप्राजोल अब धीरे धीरे मेटाबोलाइज होगा तो लंबे समय के लिए काम करेगा। कहने का मतलब ये है कि एस ओमेप्राजोल इट इज़ लॉन्गर एक्टिंग देन ओमेप्राजोल। एस ओमेप्राजोल इज लॉन्गर एक्टिंग देन ओमेप्राजोल। राबिप्राजोल
जितने भी आपके पीपीआईज हैं उनमें से ये सबसे फास्टेस्ट एसिड सप्रेशन करता है, सबसे जल्दी एसिड को कम करेगा, राइट। तो इमरजेंसी में ये बेटर है बिकॉज जल्दी काम करेगा। कुछ और ड्रग्स हैं हमारे पास जैसे पेंटोप्रेजोल एंड लेंसोप्रेजोल। तो ये जो भी ड्रग्स हैं, एसओमेप्रेजोल, राबिप्रेजोल, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी ड्रग्स हैं हमारे पास जितने भी ड्रग्स हैं वो किससे एंड हो रहे हैं, प्रेजोल से। तो ये आपने ध्यान रखना है, जो भी प्रेजोल वाले ड्रग्स हैं वो क्या है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हैं। तो पहला चीज़ आपको इनका नाम याद रखना है। अब बात करते हैं यूज़ की। देखो दोस्तों, ये यूज़ कहाँ पे होते हैं। जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हैं, दीज आर ड्रग ऑफ चॉइस फॉर पेप्टिक अल्सर डिजीज। पेप्टिक अल्सर डिजीज में ड्रग ऑफ चॉइस हैं। दीज आर ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एच पाइलोरी अल्सर। सो एच पाइलोरी अल्सर की वजह से जो अल्सर होगा वहाँ पे भी। दीज आर ड्रग ऑफ चॉइस इन स्ट्रेस, फॉर स्ट्रेस अल्सर प्रोफाइलैक्सिस। देखो, जब बॉडी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो तो एसिड का सिक्रेशन बढ़ता है और उसकी वजह से अल्सर हो सकता है, जैसे कि आईसीयू के पेशेंट्स में होता है, तो उसके लिए हम दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल एनसेड इंड्यूस्ड अल्सर। तो एनसेड जैसे कि एस्पिरिन हो गया, पैरासीटामोल हो गया, इनको अगर लंबे समय तक खाने से क्या होता है, अल्सर होता है, उसके लिए भी ड्रग ऑफ चॉइस है। दिस आर ड्रग ऑफ चॉइस फॉर GERD। अच्छा, GERD क्या है? GERD इज गैस्ट्रो इजोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। GERD गैस्ट्रो इजोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, जहाँ पे होता है कि आपके स्टमक में से एसिड वापस इजोफेगस में जाता है और इजोफेगस का जो म्यूकोजा है वो एसिड को हैंडल नहीं कर पाता। और GERD में एक और होता है जिसे हम कहते हैं बैरेट्स इसोफेगस। तो अगर किसी पेशेंट को लंबे समय तक GERD होता है तो बार बार जब एसिड जाता है तो आपके इजोफेगस में इरिटेशन होगा, इजोफेजाइटिस होगा, और जो एपिथेलियम है वो धीरे धीरे चेंज होता है, जो कि आगे चल के इजोफेजियल कैंसर हो सकता है। मतलब ये जो बैरेट्स इसोफेगस है ये प्री कैंसरस है। तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पे समझना है कि देखो, जितने भी डिसऑर्डर मैंने बताया आपको यहाँ पे बैरेट्स को छोड़ करके, तो यहाँ पे आपको डिसकंटिन्यू करना है PPI आफ्टर इम्प्रूवमेंट। मतलब पेशेंट की हालत जब ठीक हो जाएगी तो आप बंद कर सकते हैं। पर ये एक बीमारी है क्योंकि ये प्री कैंसरस है, कैंसर हो सकता है। तो यहाँ पे क्या देते हैं हम, लाइफ लॉन्ग प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। मतलब आप प्रोटॉन पंप इनहिबिटर कभी भी बंद नहीं करेंगे, साइड इफेक्ट हैं उसके ड्रग के, पर कैंसर जो है वो ज़्यादा खराब है उसके लिए, तो यहाँ पे आप बंद नहीं कर सकते। तो दोस्तों, ये कुछ यूजेस हैं आपके प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स के। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट यूज़ है जिसे हम कहते हैं ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम। तो ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम में भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। और सो इन सब कंडीशंस में ड्रग ऑफ चॉइस है। इनमें से आपके नर्सिंग एग्जाम के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रोस्पेक्टिव क्वेश्चन, वो GERD है, बिकॉज GERD एक बहुत ही कॉमन डिसऑर्डर है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। पेप्टिक अल्सर डिजीज ये इंपॉर्टेंट है, अल्सर है तो वहाँ पे, तो ये दो, पेप्टिक अल्सर डिजीज, GERD, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कि ये जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स आप देंगे किसी पेशेंट को, तो इनको देने से साइड इफेक्ट क्या होता है। देखो, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जब भी आप देंगे तो एसिड क्यों चाहिए होता है? एसिड चाहिए होता है फूड के डाइजेशन के लिए। तो यहाँ पे फूड का इनडाइजेशन होगा। भाई एसिड नहीं होगा तो खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा, तो इसकी वजह से ब्लोटिंग हो सकता है, डायरिया हो सकता है। तो ये ब्लोटिंग मतलब पेट में गैस भर गया, इस तरह का फीलिंग आता है, तो ये हो सकता है। तो ये कॉमन साइड इफेक्ट है। पर जब भी आप लंबे समय तक यूज़ करते हैं, लॉन्ग टर्म यूज़, जब भी आप लंबे समय तक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर यूज़ करेंगे तो क्या साइड इफेक्ट होंगे। देखो, एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जब भी मैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स को दूंगा एसिड कम होगा। एसिड जब कम हो जाएगा तो जो गैस्ट्रिक पीएच है वो बढ़ जाएगा। गैस्ट्रिक पीएच बढ़ना मतलब गैस्ट्रिक पीएच क्या हो गया, बेसिक हो गया। तो इससे क्या साइड इफेक्ट होगा समझने की कोशिश करो। देखो, पेट में जो एसिड है वो सिर्फ खाना पचाने के लिए नहीं है, वो एक बैरियर है ताकि जो बैक्टीरिया हैं वो हमारे बॉडी के अंदर GIT ऊपर मुंह के माध्यम से, पेट के माध्यम से ना घुस पाए। तो वो एसिड मारता है बैक्टीरिया को। तो जब एसिड नहीं होगा बैक्टीरिया मरेंगे नहीं, और उसकी वजह से बैक्टीरिया की ग्रोथ आपके GIT में बढ़ेगी, और GIT से वो आपके लंग्स में जा सकते हैं, और लंग्स में जाने के बाद वो क्या कर सकते हैं, निमोनिया कर सकते हैं। तो ये सुनने में आपको बड़ा अचंभा लगेगा कि भाई पेट का ड्रग है, लंग्स में इन्फेक्शन क्यों कर रहा है। वो इसलिए कर रहा है क्योंकि पेट में एसिड कम होने की वजह से बैक्टीरिया की ग्रोथ बढ़ जाएगी। दूसरा, आपके आंतड़ियों में, इंटेस्टाइन में एक बैक्टीरिया की ग्रोथ बढ़ सकती है जिसे हम कहते हैं क्लॉस्ट्रिडियम डिफिसाइल, और उसकी वजह से एक साइड इफेक्ट होता है जिसे हम कहते हैं स्यूडो मेम्ब्रेनस एंटेरोकोलाइटिस।
राइट। और ये होता किसकी वजह से? क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसाइल की वजह से। तो ये जो बैक्टीरिया का ओवरग्रोथ होगा उससे ये दो साइड इफेक्ट हो सकते हैं। दूसरा, लंबे समय तक यूज़ करने से पीपीआई से होता क्या है? एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस होता है। एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस का मतलब क्या है कि आपके स्टमक में जो एपिथेलियम है उसकी एट्रोफी हो जाती है। एट्रोफी हो जाती है, उसका साइज़ छोटा हो जाता है और वो ठीक से काम नहीं करता। तो स्टमक में बहुत सारे चीज़ जो एब्जॉर्ब होते हैं वो एब्जॉर्ब नहीं होंगे। सो एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस की वजह से देयर वुड बी अ डिक्रीज्ड एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। तो नंबर वन, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कम होगा। तो जब कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कम होगा तो जो साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों? हाइपोकैल्सीमिया। तो पीपीआई लंबे समय तक देने से हाइपोकैल्सीमिया हो सकता है। अच्छा, कैल्शियम सबसे ज़्यादा कहाँ जमा होता है आपकी बॉडी में? सोचो जरा, कहाँ जमा होता है? बोन में। तो जब कैल्शियम कम होगा तो साइड इफेक्ट क्या होगा? बोन कमज़ोर हो जाएगा, उसे हम क्या कहते हैं? ऑस्टियोपोरोसिस। अच्छा, बोन कमज़ोर होगा तो क्या होगा? फ्रैक्चर होगा। तो यहाँ पे जो सबसे कॉमन फ्रैक्चर देखने को मिलता है वो है हिप फ्रैक्चर। वह हिप फ्रैक्चर। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नर्सिंग इंप्लीकेशन निकल करके आता है हमारे लिए। तो वो नर्सिंग इंप्लीकेशन आखिर में है क्या? देखो, आप पेशेंट को एडवाइस क्या करेंगे? आपको ये चेक करना है दैट पेशेंट मस्ट टेक एडिक्वेट विटामिन डी एंड कैल्शियम। तो आपको ये देखना है कि पेशेंट एडिक्वेट विटामिन डी और कैल्शियम ले रहा है या नहीं ले रहा, राइट, ताकि हम इसको प्रिवेंट कर सकें। दूसरा, देर कैन बी अ डिक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ मैग्नीशियम। सो मैग्नीशियम कम होगा तो एक साइड इफेक्ट होगा जिसे हम कहेंगे हाइपो मैग्नीशियमिया। तो हाइपो मैग्नीशियमिया में अगर पेशेंट जाएगा तो यहाँ पे एक नर्सिंग इम्प्लीकेशन है कि आपको पेशेंट को कुछ सिखाना है। यू हैव टू टीच द पेशेंट्स अबाउट द सिम्टम्स। तो हाइपोमैग्नीशियमिया के सिम्टम्स के बारे में आप सिखाएंगे उनको, जैसे कि मसल क्रैम्प्स होगा, ट्रेमर होगा। तो ये सिम्टम्स आपको बताना है कि जब आपको मसल में बहुत ज़्यादा पेन हो, हाथ कांपने लगे, तो आप हमें बताइएगा ताकि आपको पता चल सके कि पेशेंट हाइपोमैग्नीशियमिया में जा रहा है। तीसरा, इट ऑल्सो डिक्रीजेस एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। सो एक विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो सकती है। तीसरा, आयरन। तो आयरन के एब्जॉर्प्शन कम होगा तो आयरन का भी डेफिशिएंसी हो सकता है। सो दोस्तों, ये एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस जो करेगा प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर्स, उसकी वजह से ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हो सकती हैं। देखो, यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट है वो ऑस्टियोपोरोसिस है। ऑस्टियोपोरोसिस है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट है प्रोस्पेक्टिव क्वेश्चन जो यहाँ पे आपके एग्जाम में आ सकता है वो है विटामिन B12। विटामिन B12 को लेकर के एक प्रोस्पेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। सो दोस्तों, ये है हमारा पहला क्लास और जिसे हम कहते हैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लास्ट चीज़ है और इनका ड्रग इंटरैक्शन। देखिए, ये जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हैं ये असल में क्या हैं? एंजाइम इनहिबिटर्स हैं। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स और एंजाइम इनहिबिटर्स, मतलब ये क्या करेंगे? दूसरे ड्रग्स जिस एंजाइम से मेटाबोलाइज होते हैं उसको ब्लॉक कर देंगे, जिसकी वजह से ये क्या कर सकते हैं? दे कैन कॉज फेनिटोइन और वारफरिन जैसे ड्रग्स की ये टॉक्सिसिटी कर सकते हैं। सो दे कैन कॉज फेनिटोइन टॉक्सिसिटी, वारफरिन टॉक्सिसिटी। तो एंजाइम इनहिबिशन क्या होता है? अगर आपने जनरल फार्माकोलॉजी नहीं पढ़ा तो एक बार जनरल फार्माकोलॉजी में देख लीजिए जाकर के, वहाँ पे मैंने डिटेल में डिस्कस करा है कि एंजाइम इनहिबिशन से क्या होता है। दूसरा ड्रग इंटरेक्शन ये है कि एक ड्रग है क्लोपिडोग्रेल और प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स क्या करते हैं? दे डिक्रीज एक्टिवेशन। तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स करते क्या है? क्लोपिडोग्रेल के एक्टिवेशन को कम कर देंगे। तो ये क्या करेंगे? क्लोपिडोग्रेल का इफेक्ट कम हो जाएगा। क्लोपिडोग्रेल है क्या? ये एक एंटी एग्रीगेंट है, ये ब्लड में डिस्कस किया था मैंने। ये है क्या? ये इट बिलोंग्स टू क्लास ऑफ ड्रग कॉल्ड एज एंटी एग्रीगेंट और मायोकार्डियल इन्फाक्शन में यूज होता है। तो जब आप पीपीआई देंगे तो ये काम नहीं करेंगे। तो दो इंपॉर्टेंट ड्रग इंटरेक्शन है। कुछ ड्रग्स जिनकी टॉक्सिसिटी हो जाएगी जैसे कि फेनिटोइन, वारफरिन, किसकी वजह से? एंजाइम इनहिबिशन की वजह से। कुछ ड्रग्स हैं जैसे कि क्लोपिडोग्रेल, उसका एक्टिवेशन ब्लॉक हो जाएगा और जिसकी वजह से क्या होगा? काम नहीं करेगा, राइट। तो ये पहला क्लास था और एंटी एसिड सिक्रेटरी एजेंट्स में जैसे कि हमने देखा था 2 क्लासेस थे। दूसरा जो क्लास ऑफ ड्रग है वो है H2 ब्लॉकर। H2 ब्लॉकर, और H2 ब्लॉकर में हमारे पास ड्रग्स हैं जैसे कि सिमेटिडीन, रेनिटिडीन, फेमोटिडीन। देखो, अगर इनकी रूट की बात करें तो सिमेटिडीन सिर्फ ओरल रूट से दिया जाता है, रेनिटिडीन ओरल
आईवी और आईएम तीनों रूट से दिया जाता है। फेमोटिडीन ये सिर्फ ओरल और आईवी रूट से दिया जाता है। तो ये रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है इन अलग अलग ड्रग्स के, और ओरल रूट से सबसे कॉमनली ये ड्रग यूज़ होता है जो कि सिमेटिडीन है। अब एक बात आप याद रखिएगा, खास करके ओरल के लिए, जब भी आप इन ड्रग्स को आप ओरल रूट से देंगे, यू कैन टेक विदाउट रेस्पेक्ट टू फूड। मतलब पहले मैंने आपको कहा था, मैंने प्रोटॉन पंप इनहिबिटर खाने से 1 घंटा पहले लेना पड़ता है। इनको आप खाने से पहले लो, बाद में लो, खाने के साथ लो, फर्क नहीं पड़ता। सो H2 ब्लॉकर्स दे कैन बी टेकन विदाउट एनी रेस्पेक्ट टू फूड। तो ये एक इंपॉर्टेंट आपका नर्सिंग इम्प्लीकेशन है, एक इंपॉर्टेंट नर्सिंग इम्प्लीकेशन है जो आपको याद रखना है कि यहाँ पे पेशेंट को आपको बताना है कि खाना खाने का कोई इसमें रोल नहीं है, राइट। सो जो H2 ब्लॉकर्स हैं, इनके अगर हम यूज़ की बात करें तो इनका जो यूज़ है वो बिल्कुल सेम है, किसके, सेम टू प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। पर आज की डेट पे प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स को H2 ब्लॉकर से ज़्यादा प्रीफर करते हैं, बिकॉज प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ज़्यादा इफेक्टिव हैं, वो एसिड के सिक्रेशन को ज़्यादा कम कर सकते हैं, राइट। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनके यूजेस के बारे में। और एक जगह है जहाँ पर ये ड्रग ऑफ चॉइस है और जहाँ पर प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स इनको ज़्यादा प्रीफर किया जाता है, एंड दैट इज़ फॉर प्रोफाइलैक्सिस ऑफ एस्पिरेशन निमोनिया। तो अगर एस्पिरेशन निमोनिया, जब पेशेंट एस्पिरेट कर जाता है अपने गैस्ट्रिक कंटेंट को, जीआईटी के कंटेंट को एस्पिरेट कर जाता है, तो वो होता क्या, जब पेशेंट रात को सो रहा होता है तो उस समय उसको एस्पिरेशन हो जाता है। तो इसी वजह से हम H2 ब्लॉकर को प्रीफर करते हैं, क्योंकि जो रात का हमारा एसिड सिक्रेशन होता है, वो रात का जो एसिड है वो हिस्टामिन की वजह से रिलीज होता है। तो जाहिर सी बात है कि ज़्यादा इफेक्टिव कौन होगा ज़्यादा इफेक्टिव, H2 ब्लॉकर, है कि नहीं। तो ये इनके यूजेस हैं H2 ब्लॉकर्स के, बिल्कुल सेम है हूबहू। तो इसी वजह से हम H2 अपने गैस्ट्रिक कंटेंट को, जीआईटी के कंटेंट को एस्पिरेट कर जाता है। तो वो होता क्या, जब पेशेंट रात को सो रहा होता है तो उस समय उसको एस्पिरेशन हो जाता है। तो इसी वजह से हम H2 ब्लॉकर को प्रीफर करते हैं, क्योंकि जो रात का हमारा एसिड सिक्रेशन होता है, और रात का जो एसिड है वो हिस्टामिन की वजह से रिलीज होता है। तो जाहिर सी बात है कि ज़्यादा इफेक्टिव कौन होगा ज़्यादा इफेक्टिव, H2 ब्लॉकर, है कि नहीं। तो ये इनके यूजेस हैं H2 ब्लॉकर्स के, बिल्कुल सेम है हूबहू। अगर साइड इफेक्ट की बात करें तो यहाँ पे साइड इफेक्ट एक जैसे हैं, जैसे कि गैस्ट्रिक पीएच जो है बढ़ेगा, और उसकी वजह से बिल्कुल पीपीआई की तरह ये भी क्या करेंगे, बिल्कुल पीपीआई की तरह ये भी निमोनिया करेंगे और स्यूडो मेम्ब्रेनस एंटेरोकोलाइटिस करेंगे। तो बिल्कुल प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स की तरह ये भी निमोनिया करेंगे, स्यूडो मेम्ब्रेनस एंटेरोकोलाइटिस करेंगे। हालांकि ये किसके साथ ज़्यादा होगा, पीपीआई के साथ ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू H2 ब्लॉकर। पर यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखना है कि ये जो ड्रग्स हैं ये एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस नहीं करते। मतलब प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, मैंने आपको बताया था यहाँ पे, देखो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स क्या करते हैं, एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस करते हैं, उसकी वजह से इनकी एब्जॉर्प्शन को कम करते हैं। तो ये साइड इफेक्ट्स H2 ब्लॉकर के साथ नहीं दिखेगा, ऑस्टियोपोरोसिस, हाइपोमैग्नीसिमिया। तो दोस्तों ये एक चीज़ है जो आपने याद रखना है, एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस से जो रिलेटेड साइड इफेक्ट है वो यहाँ पे नहीं दिखेगा। हालांकि यहाँ पे सीन में थोड़ा सा चेंज होगा, वो साइड इफेक्ट तो नहीं दिखेगा, पर यहाँ पे वो जो ड्रग है सिमेटिडीन, इसके साथ कुछ स्पेसिफिक साइड इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। तो सिमेटिडीन क्या करता है, नंबर 1 ये क्या करेगा, आपके बॉडी में एंड्रोजन रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा, जिसकी वजह से गायनेकोमेसिया हो सकता है। सो गायनेकोमेसिया ये एक प्रोस्पेक्टिव क्वेश्चन है, और देखो ये हमेशा नर्सिंग इम्प्लीकेशन होता है। गायनेकोमेसिया करेगा और क्या करेगा, इंपॉर्टेंस करेगा। तो किसी मेल में, किसी मर्द में ऐसा ड्रग दें जो इंपॉर्टेंस करेगा, तो ये हमेशा एक इंपॉर्टेंट नर्सिंग इम्प्लीकेशन होता है कि जब भी आप ये ड्रग्स पेशेंट को दें, यू हैव टू इन्फॉर्म द पेशेंट कि भाई ये आपकी मर्दांगी पे थोड़ा सा जो है असर डाल सकता है। प्लस ये कुछ न्यूरोलॉजिकल साइड इफेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे कि हेलुसिनेशन। तो ये आपका एक न्यूरोलॉजिकल साइड इफेक्ट है, हेलुसिनेशन, जो इनके साथ देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है साइड इफेक्ट में, देखो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोस्पेक्टिव क्वेश्चन है वो सिमेटिडीन के साइड इफेक्ट है। तो आपको सवाल आ सकता है यहाँ पे कि कौन सा ड्रग इनमें से गायनेकोमेसिया या इंपॉर्टेंस कर सकता है या न्यूरोलॉजिकल साइड इफेक्ट कर सकता है। सो पेप्टिक अल्सर डिजीज़ में, दोस्तों पेप्टिक अल्सर डिजीज़ में हमने क्या देखा अब तक, हमने सबसे पहला क्लास ऑफ ड्रग देखा जो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है और जिसे हम कहते हैं एंटी एसिड सिक्रेटरी एजेंट्स, और वहाँ पे हमने 2 सब क्लासेस देखे।
एक कौन से हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, दूसरे कौन से हैं, H2 ब्लॉकर्स। अब कंटिन्यू करते हैं सेकंड क्लास। ये जो ड्रग हैं इनका जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स को आप इंट्रावीनस भी दे सकते हैं और ओरल भी दे सकते हैं। तो इंट्रावीनस ज़्यादातर इमरजेंसी यूज़ में होता है या फिर एडमिटेड पेशेंट्स में होता है, जो पेशेंट एडमिटेड हैं आपके वार्ड में। वरस ओरल रूट से ज़्यादातर ओपीडी वाले पेशेंट जो आपके ओपीडी में आते हैं और अपने घर में रह के दवाई लेते हैं, उनके लिए हम ओरल। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, एक पेशेंट आपसे आके कहता है कि मुझे पीपीआई और ओपन द कैप्सूल, तो आपको पेशेंट को कहना है कि भाई इस कैप्सूल को ड्रग बना लिया हमने एस ओमेप्रेजोल, तो की वजह से जो अल्सर होगा वहाँ पे भी बैक्टीरिया का ओवर सिमेटिडीन। तो ये आपका पहला क्वेश्चन पॉइंट है, प्रोस्पेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है कि इनमें से कौन सा ड्रग प्रोस्टाग्लैंडिन E1 एनालॉग है, मीजोप्रोस्टाग्लैंडिन। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है और जिसे हम कहते हैं एंटी एसिड सिक्रेटरी एजेंट्स, और वहाँ पे हमने दो सब क्लासेस देखे, एक कौन से हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, दूसरे कौन से हैं, H2 ब्लॉकर्स। अब कंटिन्यू करते हैं, सेकंड क्लास ऑफ ड्रग देखते हैं। तो अब याद करिए मैंने क्या बताया था, एक और क्लास ऑफ ड्रग जो यूज़ होता है यहाँ पे, गैस्ट्रो प्रोटेक्टिव एजेंट्स। तो दोस्तों गैस्ट्रो प्रोटेक्टिव एजेंट्स जो स्टमक को बचाएंगे, इनमें कुल मिला के 3 क्लासेस हैं। एक जो ड्रग है उसका नाम है मीसोप्रोस्टोल, और ये जो ड्रग है मीसोप्रोस्टोल, ये काम कैसे करता है देखिए, ये है क्या असल में, ये है एक प्रोस्टाग्लैंडिन E1 एनालॉग है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन पॉइंट है, प्रोस्पेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है कि इनमें से कौन सा ड्रग प्रोस्टाग्लैंडिन E1 एनालॉग है, मीसोप्रोस्टोल। तो ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन E1 एनालॉग, ये आपके स्टमक में काम कैसे करेगा, देखो इसके 3 मैकेनिज्म। पहले ये क्या करेगा, आपके स्टमक में ये म्यूसिन और बाइकार्बोनेट को बढ़ाता है, तो आपके पेट में म्यूसिन बाइकार्बोनेट दोनों बढ़ जाएंगे। दूसरी तरफ ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड को कम कर देता है, तो ये इसने आपके स्टमक के म्यूकोजा को बचा लिया। म्यूसिन क्या करता है, स्टमक को बचाता है, बाइकार्बोनेट क्या करता है, एसिड को न्यूट्रलाइज करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को डायरेक्टली भी कम करता है। तो ये जो ड्रग है ये यूज़ कहाँ पे होता है, इसका एक मात्र यूज़ है, दैट इज़ फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एनसेड इंड्यूस्ड गैस्ट्रिक अल्सर। सो दोस्तों एक चीज़ आपको समझना है कि जो एनसेड्स हैं ये करते क्या हैं, ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स को कम करते हैं और उसकी वजह से अल्सर होता है। तो अगर एनसेड इंड्यूस्ड गैस्ट्रिक अल्सर है, अगर एनसेड इंड्यूस्ड गैस्ट्रिक अल्सर है, तो वहाँ पे मैं क्या करूँगा, प्रोस्टाग्लैंडिन्स को पेशेंट्स को दे दूँगा। सो एनसेड इंड्यूस्ड गैस्ट्रिक अल्सर, और इसके लिए जो रूट है वो ओरल है, 200 माइक्रोग्राम QID, मतलब दिन में 4 बार देना पड़ता है। तो ये एक प्रॉब्लम है, फ्रीक्वेंट डोजिंग जो है। साइड इफेक्ट देखो ये क्या करेगा, इट कॉजेस एब्डोमिनल क्रैम्प्स, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, और ये जो एब्डोमिनल क्रैम्प्स हैं ये बहुत सीवियर होता है। तो बहुत जोर से, क्रैम्प का मतलब क्या होता है, एब्डोमिनल पेन होगा, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स करते क्या है, स्मूथ मसल को कॉन्ट्रैक्ट कराते हैं, तो आपके इंटेस्टाइन में जो स्मूथ मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे बहुत जोर से, तो उससे दर्द होगा, और क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन होगा तो उसकी वजह से डायरिया होगा। तो कॉमनली इसको इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते बिकॉज ऑफ दीज साइड इफेक्ट्स लाइक एब्डोमिनल क्रैम्प्स एंड डायरिया। तो वो कौन सा क्लास है जिसको हम ज़्यादा कॉमनली यूज़ करते हैं, वो अब हम आ रहे हैं उस क्लास पे। तो हमने ये पहला देखा, तो इसको हम A लिखेंगे ताकि आगे हम जो डिस्कस करने वाले हैं उसको B से डिनोट करेंगे। तो A में हमने देखा मीसोप्रोस्टोल, B में एक ड्रग देखेंगे और उस ड्रग का नाम है सुक्रालफेट। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग है सुक्रालफेट। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये ड्रग है क्या। देखो ये ड्रग, इट इज़ मेड अप ऑफ, ये 2 चीज़ों से बना हुआ है। इट इज़ मेड अप ऑफ नंबर 1 ऑक्टा सल्फेट ऑफ सुक्रोस एंड एल्यूमिनियम। सो 2 चीज़ों से बना हुआ है सुक्रालफेट, ऑक्टा सल्फेट ऑफ सुक्रोस एंड एल्यूमिनियम। तो इन दोनों चीज़ों को मिला करके हम बनाते हैं। और सुक्रालफेट काम कैसे करता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन काम कैसे करता है, देखो आप ओरल रूट से लेते हैं इसको, आइदर इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट और
सस्पेंशन, तो ओरल रूट से जब भी मैं लूँगा सुक्रालफेट को, टैबलेट या सस्पेंशन के फॉर्म में ओरल रूट से मैंने दिया पेशेंट को, और ये सुक्रालफेट होता क्या है, सुक्रालफेट इज पॉलीमराइज्ड बाय हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन स्टमक इनटू अ विस्कस सब्सटेंस। तो आपने ओरल रूट से टैबलेट या सस्पेंशन को लिया, वो कहाँ गया, आपके स्टमक में गया, और आपके स्टमक में है क्या, आपके स्टमक में एसिड है। उस एसिड ने क्या किया, उस एसिड ने जो भी सुक्रालफेट आपने खाया है उसको एक चिपचिपा और बहुत ही गाढ़ा पदार्थ में चेंज कर दिया, और वो गाढ़ा पदार्थ क्या करेगा, वो जाकर के लेट जाएगा आपके अल्सर के ऊपर। सो ये करता क्या है, अगर इंग्लिश में कहें हम, तो ये जो विस्कस सब्सटेंस बन गया, ये करेगा क्या, इट कवर्स दी अल्सर बेस। तो ये क्या करेगा, अल्सर के बेस को कवर करेगा, और जिससे एसिड अब आपके अल्सर पे काम नहीं करेगा, तो प्रोटेक्ट हो गया, बच गया आपका अल्सर। तो यहाँ से कुल मिलाकर एक चीज़ अपने को समझ में आता है, एक आपको यहाँ पे नर्सिंग इम्प्लीकेशन याद रखना है कि भाई मुझे जो एसिड है स्टमक में वो बहुत प्यारा है सुक्रालफेट के लिए, क्योंकि वो एसिड नहीं होगा तो सुक्रालफेट काम नहीं करेगा। तो अगर मेरे पेशेंट को मैं एंटासिड भी दे रहा हूँ, तो अगर मैंने एंटासिड सुक्रालफेट दोनों एक साथ दे दिया, तो क्या सुक्रालफेट काम करेगा? थोड़ी देर के लिए सोचो, अपना दिमाग लगाओ, नहीं करेगा ना। तो तब मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मैं पेशेंट को एंटासिड भी दे रहा हूँ सुक्रालफेट भी, तो ये याद रखिएगा, एंटासिड इज गिवन at least 30 minutes before or after सुक्रालफेट। तो अगर आपने एंटासिड देना है तो सुक्रालफेट देने के 30 मिनट पहले या 30 मिनट बाद देंगे, उसके साथ नहीं देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट है, ये प्रोस्पेक्टिव क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में सवाल आएगा इसके ऊपर, राइट। अब बात करते हैं हम यूजेस की। तो ये यूज़ कहाँ पे होते हैं, तो ज़्यादातर ये डोर्नल अल्सर में यूज़ होते हैं, ये आपके गैस्ट्रिक अल्सर में यूज़ होते हैं, मतलब ये आपका पेप्टिक अल्सर डिजीज़ हो गया जहाँ पे, तो पेप्टिक अल्सर डिजीज़ में ज़्यादातर ये यूज़ होते हैं। दे कैन ऑल्सो बी यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ बिलियरी गैस्ट्राइटिस। तो जो बाइल है, बाइल की वजह से गैस्ट्राइटिस होता है, उसमें भी आप यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज सुक्रालफेट क्या करता है, बाइल को बाइंड कर जाता है। अब अगर हम इसकी साइड इफेक्ट की बात करें दोस्तों, तो इसका जो सबसे कॉमन साइड इफेक्ट है, बहुत सिंपल है, देखो मैंने आपको क्या कहा था, पेट में जाते ही ये बहुत ही चिपचिपा लिबलिबा सा पदार्थ बन जाएगा जिसको निकाल पाना बहुत ही मुश्किल है। मतलब ये क्या करेगा, मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट इज कॉन्स्टिपेशन गाइस, मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट इज कॉन्स्टिपेशन। तो यहाँ पे एक नर्सिंग इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है या इम्प्लीकेशन है कि आप पेशेंट को एडवाइस क्या करेंगे, एडिक्वेट वाटर इनटेक। तो आप पेशेंट को कहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी के, देखो कोई भी ड्रग अगर कॉन्स्टिपेशन करता है तो वाटर और फाइबर, तो भाई ककड़ी सलाद जो भी खाते हैं फाइबर कहते हैं उसको, तो फाइबर ज़्यादा खाएं, कोई भी ड्रग अगर कॉन्स्टिपेशन करता है तो ये कॉन्स्टिपेशन कर सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट है इनका, ये आपने याद रखना है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन याद रखिएगा, इनको कभी भी हम रीनल फेलियर के पेशेंट में नहीं देते, क्योंकि अगर रीनल फेलियर के पेशेंट में हम देंगे तो होगा क्या, एल्यूमिनियम टॉक्सिसिटी होगा। एल्यूमिनियम हमारे बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, एक मेटल है, और जो सिर्फ और सिर्फ किडनी से ही बाहर जाता है। एल्यूमिनियम की टॉक्सिसिटी क्यों हो रही है, मैंने क्या बताया था शुरू में, देखो ये मैंने Who's calling that shit? Who's calling that shit? Who's calling that shit? Who's calling that shit? Who? पढ़ाऊंगा आपको, ताकि आप इनहिबिटर्स, पीपीआईज और प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, इट बिलोंग्स टू क्लास पेशेंट एडिक्वेट विटामिन डी और कैल्शियम ले रहा है या नहीं ले रहा, राइट, ताकि हम इसको क्लोपिडोग्रेल के एक्टिवेशन को कम कर देंगे। तो ये क्या करेंगे, सिमेटिडीन इंपॉर्टेंस करेगा। तो किसी मेल में, किसी मर्द में ऐसा, सो ये करता क्या है, अगर इंग्लिश में कहें हम, तो ये जो विस्कस सब्सटेंस बन गया, ये करेगा क्या, इट कवर्स दी अल्सर बेस। तो अगर मैंने एंटासिड सुक्राल एटलीस्ट 30 डिजीज हो गया जहां पे, अब अगर हम इसकी साइड फाइबर, तो भाई ककड़ी सलाद जो भी खाते हैं फाइबर कहते हैं उसको, तो फाइबर ज़्यादा खाएं, कोई भी ड्रग अगर कॉन्स्टिपेशन
में देखो, ये मैंने आपको इसीलिए बताया था कि सुक्राल्फेट बना किससे है, ऑक्टा सल्फेट ऑफ सुक्रोज से बना है और एल्यूमिनियम से बना है, तो इसकी वजह से एल्यूमिनियम की टॉक्सिसिटी हो सकती है। तो दोस्तों ये है सुक्राल्फेट, राइट, ये इंपॉर्टेंट ड्रग है। जो आखिरी ड्रग है, मैंने 3 ड्रग बताया था आपको जो कि गैस्ट्रो प्रोटेक्टिव एजेंट्स में आते हैं। जो तीसरा ड्रग है हमारा, ये इनको हम कहते हैं बिस्मथ कंपाउंड्स, और बिस्मथ कंपाउंड्स में 2 ड्रग्स हैं, एक है बिस्मथ सबसाइट्रेट और बिस्मथ सबसैलिसिलेट। तो 2 ड्रग्स हैं बिस्मथ। अच्छा, ये जो बिस्मथ है ये काम कैसे करता है, देखो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ये करता क्या है, इट बाइंड्स टू अल्सर, मतलब ये जा करके आपके अल्सर के साथ चिपक जाएगा, बाइंड कर जाएगा, और बाइंड करने के बाद क्या करेगा, वहाँ पे अल्सर में किसको बढ़ाएगा, म्यूसिन को बढ़ाएगा और बाइकार्बोनेट को बढ़ाएगा, और जिसकी वजह से म्यूसिन और बाइकार्बोनेट एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा, बाइकार्बोनेट म्यूसिन अल्सर को प्रोटेक्ट करेगा। इसके अलावा बिस्मथ का खुद का एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट भी है, ये खुद एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट भी करता है। तो इसकी वजह से अब देखो इसका यूज़ क्या है भाई, एक तो मैं आपको बता ही रहा हूँ पेप्टिक अल्सर डिजीज में इसको यूज़ करेंगे बिकॉज गैस्ट्रो प्रोटेक्टिव एजेंट है। उसके अलावा इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन ट्रैवलर्स डायरिया। भाई ट्रैवलर डायरिया जो है वो तो बैक्टीरिया की वजह से होगा, तो उस बैक्टीरिया की वजह से जो डायरिया हो रहा है उसमें हम इसको क्यों यूज़ करें, क्योंकि इसके पास कौन सा इफेक्ट है, एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट, और उसी वजह से हम इसको कहाँ यूज़ करते हैं, एच पाइलोरी में, बिकॉज एच पाइलोरी भी क्या है, एक बैक्टीरिया है। तो ये यूजेस हैं बिस्मथ सबसैलिसिलेट के। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट है आपको याद रखना है, देखो ये भी क्या करेंगे, ये भी कॉन्स्टिपेशन करेंगे, ये भी कॉन्स्टिपेशन करेंगे, पर यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट है दैट इज ब्लैक डिस्कलरेशन ऑफ स्टूल एंड टंग। तो इनके साथ होता क्या है, जो स्टूल और टंग है दोनों काले कलर के हो जाते हैं, तो ये एक इंपॉर्टेंट नर्सिंग एप्लीकेशन है, राइट। सो यू हैव टू टेल द पेशेंट, तो आपको पेशेंट को पहले से बताना है कि भाई ये होगा, मतलब पेशेंट परेशान हो जाएगा, राइट। सो अभी तक हमने देखा 2 क्लासेस ऑफ ड्रग्स पेप्टिक अल्सर डिजीज में, पहला एंटी एसिड सिक्रेटरी एजेंट्स, दूसरा हमने देखा जिसे हम क्या कहते हैं, गैस्ट्रो प्रोटेक्टिव एजेंट्स, तीसरा बच गया। अच्छा, जो तीसरा क्लास है दोस्तों, अगर आपको याद हो, उन्हें हम कहते हैं एंटासिड्स। और देखिए एंटासिड्स में पहले पुराने वाले जो एंटासिड्स थे वो अलग थे, एंटासिड्स में जो पुराने वाले एंटासिड हैं, ओल्ड एंटासिड्स, तो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट, तो ये पुराने ड्रग्स हैं, और इनके साथ एक साइड इफ़ेक्ट होता था जिसे हम कहते हैं मिल्क एल्कली सिंड्रोम। तो मिल्क एल्कली सिंड्रोम क्यों कहते हैं, क्योंकि मिल्क के साथ लेने से ये साइड इफेक्ट होता था। इनके साथ जो साइड इफेक्ट होता था मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, हाइपर कैल्सेमिया, रीनल फेलियर, और इनकी वजह से आज की डेट पे इनको यूज़ नहीं किया जाता। तो आज जब आप जाएंगे हॉस्पिटल्स में और आप डील करेंगे पेशेंट्स के साथ, तो आपको देखेंगे नहीं किसी पेशेंट को कैल्शियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट यूज़ होता हो, पहले होता था। तो ये एक सवाल आपके एग्जाम में आ सकता है, प्रोस्पेक्टिव क्वेश्चन, कि जो मिल्क एल्कली सिंड्रोम है किसके साथ होता है, तो ये आपका आंसर होंगे कैल्शियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ये पुराने वाले हैं जो हम यूज़ नहीं करते। तो अब हम देखते हैं न्यू वाले कौन से हैं। तो जो न्यू एंटासिड्स हैं, दीज आर, जो नए एंटासिड्स हैं, दीज आर कॉम्बिनेशन ऑफ सॉल्ट्स ऑफ मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। सो मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम के सॉल्ट्स को हम कंबाइन करके बनाते हैं दोनों को। क्यों? देखो इसके पीछे बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग रीज़न है। अगर आप सिर्फ मैग्नीशियम को देंगे, मैग्नीशियम के सॉल्ट को, तो मैग्नीशियम के जो सॉल्ट हैं वो क्या करते हैं, डायरिया करते हैं। अगर मैं सिर्फ एल्यूमिनियम के सॉल्ट को दूंगा तो ये साइड इफेक्ट क्या करते हैं, कॉन्स्टिपेशन करते हैं। हालांकि दोनों ही एंटासिड्स हैं। अगर मैं सिर्फ मैग्नीशियम सॉल्ट दूंगा तो भी एंटासिड इफेक्ट बखूबी आएगा, अगर मैं सिर्फ एल्यूमिनियम दूंगा तो भी एंटासिड इफेक्ट बखूबी आएगा। एंटासिड इफेक्ट में कोई दिक्कत नहीं है, पर दिक्कत क्या है, डायरिया या कॉन्स्टिपेशन में। तो इसको दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, हम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम दोनों को कंबाइन कर देते हैं, जिसकी वजह से
दे विल कैंसल ईच अदर्स साइड इफेक्ट। तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे के साइड इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। तो एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ देखते हैं कौन से हैं आपके एंटासिड्स। सम एंटासिड्स लाइक जेल्यूसिल, मैलॉक्स, डाइजीन। तो ये नेम्ड एंटासिड्स हैं जिनमें आपको मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम के सॉल्ट्स मिलेंगे। और ये जो एंटासिड्स हैं तो ये नेम्ड एंटासिड्स हैं जिनमें आपको मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम के सॉल्ट्स मिलेंगे। और ये जो एंटासिड्स हैं इनका यूज़ कहाँ पे होता है, तो दोस्तों मैंने आपको बताया था इनका जो सबसे इंपॉर्टेंट यूज़ क्या है, पेप्टिक अल्सर डिजीज़ में है। एक दूसरा इंपॉर्टेंट यूज़ है इनका GERD और गैस्ट्रो इजोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़, राइट। सो पेप्टिक अल्सर डिजीज़ एंड GERD। तो ये एक इंपॉर्टेंट MCQ पॉइंट है, ये भी इंपॉर्टेंट MCQ पॉइंट है, दोनों कहाँ यूज़ होते हैं। तो देखो पेप्टिक अल्सर डिजीज़ या GERD में जब भी आप इसको यूज़ करते हैं तो एंटासिड्स के रूट के बारे में शायद मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं कि भाई ओरल ही होगा। और ओरल रूट में इनको जो रूट है, ओरल रूट से आप इनको टैबलेट फॉर्म में भी ले सकते हैं और आप इनको लिक्विड फॉर्म में भी ले सकते हैं। हालांकि लिक्विड फॉर्म को ज़्यादा प्रीफर किया जाता है, आसान है, राइट, और ज़्यादा इफेक्टिव भी है, तो लिक्विड फॉर्म को हम ज़्यादा प्रीफर करते हैं। तो देखो इनको लेना कब है, ये नर्सिंग इम्प्लीकेशन है, ये आपको याद रखना है, बिकॉज एज ए नर्स आपको ये बताना पड़ेगा पेशेंट को। So we take these drugs, antacids, 1 hour and 3 hours after every meal। मतलब 2 बार हमने लेना है हर खाने के बाद, खाने के 1 घंटे बाद और खाने के 3 घंटे बाद, 2 बार हो गया। और once at बेड टाइम। सो कुल मिलाकर हम कितनी बार ले रहे हैं, ध्यान दो भाई, दिन में कितनी बार हम खाना खाते हैं, सुबह का ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, 3, राइट, मेनली। तो 3 दूने कितना हो गया, 3 × 2 6 हो गया, एक कितना हो गया 7। सो हमारा एम क्या होता है कि कितनी बार देना है एंटासिड्स अल्सर में या फिर GERD में, अपने को 7 टाइम्स देना है, 7 टाइम्स, राइट। दिन के वक्त हम 6 बार देंगे, हर बार खाना खाने से 1 घंटे के बाद और 3 घंटे के बाद, और रात को 1 बार सोने से पहले। तो ये इंपॉर्टेंट नर्सिंग इम्प्लीकेशन है जिस पे आपको सवाल आ सकता है। देखो यहाँ पे हमारा एम क्या होता है, एम होता है एंटासिड दे करके कि गैस्ट्रिक pH को हम कितना लेके जाएं, 5 से ज़्यादा, राइट। सो नॉर्मल pH आपका 2 से 3 के आसपास होता है, इनको दे करके हम pH को 5 से ज़्यादा लेकर जाने की कोशिश करते हैं। एंटासिड्स में कुछ एड ऑन्स हम डाल सकते हैं, एड ऑन्स। सो व्हाट आर दीज एड ऑन्स टू एंटासिड्स। सो एंटासिड्स मतलब एंटासिड तो है ही, उसमें कुछ एक्स्ट्रा भी हम डालते हैं कई बार। तो एक जो है एड ऑन है उसे हम कहते हैं सिमेथिकॉन। तो सिमेथिकॉन असल में है क्या, ये एक सरफेक्टेंट है, और सरफेक्टेंट करते क्या है, इट डिक्रीजेस सरफेस टेंशन ऑफ गैस बबल्स इन स्टमक। तो ये करेंगे क्या, जो भी आपके पेट में गैस बबल्स होगा उनके सरफेस टेंशन को कम करेंगे, और उसकी वजह से जो गैस बबल है ये फट जाएंगे, दिस गैस बबल्स विल बर्स्ट। मतलब ये गैस को निकलने में मदद करते हैं। तो इनको यूज़ कहाँ पे किया जाता है, सिमेथिकॉन वाले एंटासिड को कहाँ यूज़ करेंगे, जिसमें पेशेंट को क्या होगा, गैस होगा। सो दीज आर यूज मोस्टली इन फ्लैटुलेंस। फ्लैटुलेंस मतलब जहाँ गैस की प्रॉब्लम होती है। सो अगर पेशेंट एक आपके पास आता है आपके वार्ड में जिसको गैस की प्रॉब्लम है, और अगर आपके पास एंटासिड है जो जिसमें सिमेथिकॉन है, तो आप उसको प्रीफर करेंगे। और ये GERD में भी मदद करता है, बिकॉज देखो होता क्या है GERD में, रिफ्लक्स जाएगा, रिफ्लक्स, और उस रिफ्लक्स में जो फोम बनता है, जो बुलबुले बनते हैं पेट में, उससे फोम बनता है, वो जाता है कई बार, एसिड उसमें होता है, तो उस बुलबुलों को फोड़ेगा, जो बबल्स है उसको फोड़ेगा, उसकी वजह से जो रिफ्लक्स है वो भी कम हो जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट एड ऑन है जिसके बारे में आपने याद रखना है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन याद रखिए, एंटासिड्स को भी रीनल फेलियर में नहीं देना। अगर दूंगा तो क्या होगा, पहले ही बता चुका हूँ, देखो ध्यान से याद करो, क्या बताया था मैंने, क्या होगा, एल्यूमिनियम, भाई एल्यूमिनियम टॉक्सिसिटी होगा। और क्या होगा, मैंने आपको बताया था ना, आज की डेट पे जो एंटासिड्स यूज़ होते हैं वो हैं क्या, आज की डेट पे जो भी एंटासिड्स यूज़ होते हैं वो मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम के सॉल्ट्स हैं। तो यहाँ पर भी अगर हम देंगे तो एल्यूमिनियम की टॉक्सिसिटी होगी। सो दोस्तों पेप्टिक अल्सर डिजीज़ सबसे इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर हमने डिस्कस करा, और यहाँ पे आपने देखा 3 क्लासेस ऑफ ड्रग्स हैं, एंटी एसिड सिक्रेटरी एजेंट्स जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर वो नहीं है तो मैं एंटासिड्स यूज़ कर सकता हूँ, प्लस इनके साथ एक और क्लास ऑफ ड्रग को हम कंबाइन करते हैं जिसे हम कहते हैं गैस्ट्रो प्रोटेक्टिव एजेंट्स।